अच्छा, हमने अपनी लास्ट बायोमैकेनिक्स के लेक्चर में बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस को देखा था कि वो बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट कर रही हैं, उनकी काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स हमारी बॉडी को ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोजीशन, ड्यूरिंग द एक्टिविटी और ड्यूरिंग द डेराइव पोजीशंस कैसे अफेक्ट करती हैं। उससे पहले के लेक्चर में हमने फ्रैक्चर्स और उनकी टाइप्स पढ़ी थी और उसके बाद में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स और उनके रिगार्ड्स में हमने सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ी थी, हिप जॉइंट की, नी जॉइंट की और तमाम मेजर जॉइंट की, जिनकी सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारी बॉडी के मेन मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे और जिनके अंदर हमारी ओपन और क्लोज्ड अप्रोच सर्जरी में यूज़ हो रही थी। अभी इस रिगार्ड में हमने किसी बंदे को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एक्सरसाइज हमें थेरेपी रिकमेंड करनी है, एक्सरसाइज रिकमेंड करनी है, तो उसकी रिकमेंडेशन नॉर्मल पर्सन से कैसे डिफरेंट होगी और उसकी रिकमेंडेशन में हमने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं ऐड करनी। दीज आर द थिंग्स जो हम आज की एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज किसी को प्रिस्क्राइब करना उसका भी एक प्रॉपर वे होता है, राइट। उसमें आपने रेपिटेशंस कितनी करनी है, उसमें रेपिटेशंस में लोड कितना रखना है, उसमें रेपिटेशंस के दौरान आपने होल्ड किधर किधर रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने में ये होती है, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज उसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बल्कि कंट्रा इंडिकेशंस मैटर यहाँ पे ज़्यादा करती हैं। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो जेरियाट्रिक पेशेंट है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बहुत सी एक्सरसाइजेज जो वो इन्वॉल्व कर रहा है और वो उसकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसे कंट्रा इंडिकेट करें, उसे मना करें। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन में इन द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा बेटा, अब फिजिकल एक्टिविटी जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं दैट इज़ क्लासिकली, तो हमारे पास प्राइमरी रिस्क फैक्टर होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। अगर ये फिजिकल एक्टिविटी बंदा नहीं कर रहा देन ही कैन लीड्स टुवर्ड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, एंजाइना, स्ट्रोक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसकी एक वजह तो ये है कि ब्लड फ्लो उसकी बॉडी में प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा। जो ब्लड उसकी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन में नहीं आएगा, उसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, दैट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बस और द एम्बोलाई, और वो उसकी आर्टरीज और वेन की ब्लॉकेज करेंगे और ब्लॉकेज के बाद उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होती जाएगी। जब एक्टिविटी रिड्यूस होगी देन इट कैन लीड्स टुवर्ड द कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस फेलियर्स एंड इन द एंड इट कैन लीड्स टुवर्ड द डेथ। ये चीज़ें जो होती हैं ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। अच्छा बेटा, अब हमारे पास एक होता है डोज का और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप। उसमें हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द पोटेंसी, सेकंड वन इज़ द स्लोप, थर्ड वन मैक्सिमम इफेक्ट, वेरिएबिलिटी, साइड इफेक्ट। अच्छा, पोटेंसी जो होती है ना दैट इज़ अनइम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रेलिवेंट, मतलब ये हम एक्सरसाइज की पोटेंसी क्या रखें। एक्सरसाइज में हम स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेंथनिंग के लिए हम इसकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ऐसी कितनी रेजिस्टेंस रखें कि जो इसकी स्ट्रेंथ को वेरिएबल करे, स्ट्रेंथ को मेंटेन करे, इंड्योरेंस को क्रिएट करे, लेकिन फटीग कॉज ना करे। दैट इज़ अ पोटेंसी। और स्लोप होता है हाउ मच चेंज इन द इफेक्ट्स कुड कम इन चेंज ऑफ अ डोज। अगर मैं उसमें एक्सरसाइज के दौरान किसी एक्सरसाइज को अल्टर्ड कर रहा हूँ तो इसके आउटकम्स क्या होंगे। जब हमारा पेशेंट तमाम वाइटल्स मॉनिटरिंग पे होगा, ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान अगर हम ईटीटी का टेस्ट करा रहे हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस के लिए, ठीक है, ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर, ईसीजी, बॉडी टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग इज नोटिफाइंग हिज बॉडी। एक्सरसाइज के साथ साथ ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो इनकी इंक्रीज़ की भी एक नॉर्मल लिमिट है, नॉर्मल रेंज है। अगर तो वो नॉर्मल रेंज और नॉर्मल लिमिट में ही इंक्रीज़ हो रही हैं देन दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो नॉर्मल रेंज और नॉर्मल जो लिमिट है उसमें इम्पेयर्ड कर रही हैं, उससे अब्रप्ट करके ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, तब आपको फ़ौरन ही एक्सरसाइज में अल्ट्रेशन करनी होगी। थर्ड थिंग होती है बेटा एफिकेसी। एफिकेसी तब आती है एक्सरसाइज में जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो और जब आप ट्रिकी मूवमेंट्स होती हैं वो अवॉइड करते हो। जैसे ही आप ट्रिकी मूवमेंट्स अवॉइड करते चले जाएंगे, आपकी जो एक्सरसाइज में है उसमें एफिकेसी आती जाएगी। एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एंगल्स, स्पेसिफिक टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जब वो मूवमेंट और टेक्निक्स उन प्रॉपर रेंज में, उस प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ आप करोगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है। इन रिगार्ड के आपका एंगल जो है वो प्रॉपर नहीं है। जब आपका एंगल और एक्सेलरेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होंगी।
अच्छा, अब इसके रिगार्ड में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक्सरसाइज की रेपिटेशंस सपोज वो मिनिमम रेंज में थी, आप उसको मैक्सिमम रेंज में जाके करने लग गए तो फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। एक लिम्स की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, दूसरे लिम्ब को अवॉइड कर रहे हैं टोटली, ये भी इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, ये भी अपर एंड द लोअर क्रॉस सिंड्रोम्स क्रिएट करेगा। अब बेटा दवाई के दौरान, एफिकेसी के दौरान एक स्लोप होती है हमारे पास डोज की, ड्रग्स की और इफेक्ट की। अच्छा बेटा, यहाँ पे डोज है और दूसरा है ये यहाँ पे इफेक्टिवनेस। एक्स एक्सिस पे डोज है, वाई एक्सिस पे इफेक्टिवनेस है। डोज में इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखेंगे कि जैसे मैंने डोज इंक्रीज की है, ये स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। सपोज मैं यहाँ पे डोज 5 इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो इंटेंसिटी का इफेक्ट है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एट सम लेवल जब मैं मैक्सिमम इफेक्ट पर पहुँच जाऊँगा, एट दैट लेवल, उस पॉइंट पर यहाँ पे मेरे पास बेटा एक स्टेशनरी कर्व आ रही है। यहाँ पे ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाएगी। जब ये स्टेडी स्टेट मेंटेन हो गई, अब इसके बाद एक्सरसाइज की पोटेंसी इंक्रीज करने से हमारी इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एथलीट्स ट्रेनिंग के लिए होता है। दूसरा बेटा, अब हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व है, उसमें 3 चीजें हैं, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन। इंटेंसिटी में हमारे पास होता है परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन अपटेक और मैक्सिमम हार्ट रेट। ये दोनों चीज़ें हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, वाइटल साइंस हम देख रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास कि हमने एक दिन में कितनी मरतबा एक्सरसाइज करनी है और एक हफ्ते में कितनी मरतबा एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में किन किन दिनों पे एक्सरसाइज नहीं करनी। प्रॉपरली अगर हम पूरे हफ्ते के वीक में एक्सरसाइज करेंगे और बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो भी फटीग होगी। हम एक आध दिन हफ्ते में रेस्टिंग पीरियड का भी देते हैं बीच में। ड्यूरेशन में हमारे पास होती है बेटा नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो, कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, सपोज अपर लिम्ब की आरओएम कर रहे हैं, अपर लिम्ब की आरओएम कितनी देर में होंगी? अबाउट नियर बाय 5 to 6 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती हैं। अगर तो स्टार्टिंग बंदा है, एक्टिविटी स्टार्ट से कर रहा है, तो उसके अंदर इतनी एफिकेसी नहीं होगी, ये एक्सरसाइज उसमें 20 मिनट तक चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो बंदा जिसने इन चीज़ों को मास्टर कर लिया है, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करके नीचे जाएगा। आखिर में होता है बेटा हम कितना इसमें एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हैं, एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं और कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है। आगे होता है बेटा डोज और रिस्पांस का कर्व। डोज का और रिस्पांस का, रिस्पांस में हमारी वही 4 चीज़ें पीछे जो हमने वाइटल्स में एसेस करे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन अपटेक, ब्लड प्रेशर, सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन, बॉडी मास इंडेक्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक दैट ऑफ द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये हमारे रिस्पांस कर्व को अल्टर्ड करते हैं, ठीक है। अब जब चीज़ें ये रिस्पांस कर्व को अल्टर्ड कर रही होती है, तब हमने एक एक चीज़ को सेपरेटली एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। मसलन हमारी फिटनेस तो इम्प्रूव हो रही है, वी आर गेटिंग फिट, ठीक है, लीडिंग टू द इम्प्रूव हेल्थ। एक सिनेरियो ये है। दूसरा होता है कि फिटनेस भी हो रही है और हेल्थ जो है वो साइमल्टेनियसली इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। थर्ड फिगर में देखें कि हमारी फिटनेस तो इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ में उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लास्ट में हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है बट वी आर नॉट गेटिंग फिट। अच्छा, इनमें हमने जो ऊपर वाले रिस्पॉन्सेज के फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, इंटेंसिटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी, बॉडी मास इंडेक्स, इनको सेपरेटली रूल आउट करना स्टार्ट कर दो। हर एक फैक्टर को सेपरेटली रूल आउट करो और उसके बाद उसका एनालिसिस करो। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ में रेपिटेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं और किस चीज़ में रेपिटेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही। आपको कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है और किस प्रोटोकॉल को अवॉइड करना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये प्रैक्टिस से और प्रैक्टिकल वर्क से आ जाएंगी। जितने ज़्यादा आप पेशेंट्स देखेंगे, जितने वैरायटी के आप पेशेंट्स देखेंगे और जितनी आप पेशेंट की एज को वेरी करेंगे, मसलन एक चीज़ है वो आपको 25 ईयर्स के पेशेंट में एक बहुत अच्छा गुड रिजल्ट दे रही है, अगर वही चीज़ आप किसी 50 साल के पेशेंट पे अप्लाई करोगे तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसके ऊपर वो रिजल्ट आएगा जो आपके पास पहले आया है, और आप ये भी एक्सपेक्ट ना करें उससे कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर वही प्रोटोकॉल आपने उस पर अप्लाई कर दिया, हो सकता है कि उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए। अगर उसको मिड स्कैपुलर पेन था, अब मिड स्कैपुलर के साथ साथ इरेक्टर स्पाइन और लोअर बैक का पेन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हर बंदे का एक्सरसाइज प्रोग्राम उसकी बॉडी के साथ, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस के साथ वेरी करता है। अच्छा, पैटर्न होते हैं रिस्पांस के एक्सरसाइज के, एक्यूट रिस्पांस, रैपिड रिस्पांस, लीनियर एंड द डिलेड रिस्पांस। अच्छा, एक्यूट रिस्पांस जो है दैट कैन अकर
वन और द सेवरल एक्सरसाइजेज बोर्ड्स बट डू नॉट इम्प्रूव फर्दर। एक एक्सरसाइज में या सेवरल एक्सरसाइज में ये रिस्पॉन्ड हमें शो करता है, बट ये रिस्पॉन्स फर्दर इम्प्रूव नहीं होता। ठीक है, रैपिड एक्सरसाइज की वो रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें रैपिडली मिलने लग जाता है। उसका बेनिफिट जो होता है वो हमारे जो रिस्पॉन्स और कर्व के दरमियान में हम प्लेटो बनाते हैं वो ग्राफ फौरन ही ऊपर जाने लग जाएगा। लीनियर में हमारे पास जो गेन्स आ रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, बंदा अगर एक्सरसाइज को रेगुलरली प्रोसीड करते जाएगा, उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्ड में उसकी रिकवरी इंक्रीज होती नजर आएगी। मसलन इसमें टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और उसकी हेल्थ और फिटनेस दोनों इंक्रीज हो रही हैं इन रिगार्ड्स टू द टाइम। अगर ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलेंगी तब। इसमें बेटा एक लिमिटेशन लगा लें, वो है आपका टाइम और कंटिन्यूस। अगर आपकी कंटिन्यूटी लॉस होती है फिर ये लीनियर को क्रॉस लगा दें, लीनियर रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है बेटा डिलेड रिस्पॉन्स अकर्स आफ्टर सेवरल वीक ऑफ ट्रेनिंग। डिलेड रिस्पॉन्स जो है ये सेवरल वीक ऑफ ट्रेनिंग्स के बाद आपकी बॉडी में प्रोसीड होता है। ये कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, उनकी रीज़न ये है कि उनका काफ़ी ज़्यादा पिछले 15-20 साल सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ ही गुजरे हैं। अब टोटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ना तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, ना उसकी बॉडी चेंज होने देगी। अब उस रिगार्ड में आपने पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ प्रोसीड करना होगा। तमाम एक्सरसाइजेज, अगर सपोज एक बंदा ओबेसिटी के साथ है और चाहता है कि अपना वेट लूज कर ले, तो आपने तमाम एक्सरसाइजेज उसको फ़ौरन नहीं करा देनी। अगर आप तो उसको तमाम एक्सरसाइज फ़ौरन करा देंगे तो उससे फ़ौरन ही फटीग हो जाएगी। इस रिगार्ड में क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज को इम्प्रूव करते चले जाना है। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल, स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करते चले जाना है। रेजिस्टेंस अबाउट नियर बाय हाफ kg करके इंक्रीज करते चले जाओ। ठीक है, एक्यूरेसी देखना स्टार्ट करो, मूवमेंट में, फ्रीक्वेंसी में। जो एक्सरसाइज वो परफॉर्म कर रहा है वेट वगैरह, उसमें देखो कि उसके अंदर क्या उसकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, क्या वो एक्सरसाइज प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो एक्सरसाइज प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है और वो मेंटेन रख रहा है देन दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन उसकी एक्यूरेसी नहीं जाने देनी। ऐसे कभी भी नहीं करना कि हम उसका लोड इंक्रीज करते जाएं और एक्यूरेसी को देखें ना तो उसके एक्सरसाइज के एंगल्स मेंटेन हो रहे हैं, ना उसकी एक्सरसाइज पे मसल का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हम उसका स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल इंक्रीज करे जा रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटा स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज तो हो जाएगी बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अब ये एक और कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने रिदमिसिटी और कंटिन्यूस देखना है पेशेंट को कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो कंटिन्यूस कर रहा है, उसकी रिदमिसिटी है एक्सरसाइज करने के लिए। और थर्ड वन जो है कि वो जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है आइदर ही इज परफॉर्मिंग इन एक्यूरेट वे और नॉट, राइट। अब बेटा डोज रिस्पॉन्स का कर्व है, यहाँ पे हमारे पास बेस लाइन है स्टेटस की। ठीक है, ये बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे डोज इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैं डोज इंक्रीज करता जा रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास बेनिफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। ये भी एक प्रॉपरली पैटर्न में तो होते हैं, लेकिन ये हमारे पास ये जो रे बन रहा होता है ऊपर, ये टोटली इस तरह प्रोसीड नहीं करता। एक टाइम आएगा जब ये प्लेटो में चला जाएगा, प्लेटो के बाद ये स्टेडी स्टेट में चला जाएगा और उस स्टेडी स्टेट में हमने उसको कैच आउट करना है और वहीं उसको पकड़ना है, उस स्टडी स्टेट को मेंटेन करके रखना है। अब हर बंदे की स्टडी स्टेट दूसरे से डिफरेंट है, उस स्टडी स्टेट को जितना टाइम आप मेंटेन करके रखेंगे लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट देगी। अब जब वो स्टडी स्टेट उसने मेंटेन कर ली, अब एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करता रहा, जब वो 4-5 हफ्ते बाद वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, वो स्टार्ट में वार्म अप पीरियड के बाद अबाउट नियर पे 2 मिनट में ही अपनी स्टडी स्टेट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसको इतना टाइम गेन नहीं करना पड़ेगा कि अपनी स्टडी स्टेट के रिजल्ट में वो उस गेन को अचीव करते हुए फिर से वो टाइम लगाए, नहीं। वो जनरली वार्म अप पीरियड कंप्लीट करेगा, वार्म अप पीरियड कंप्लीट करने के बाद फौरन ही अटेन कर लेगा अपनी स्टडी स्टेट और उसी पे ही अपनी एक्सरसाइज की पूरी रूटीन को फॉलो करेगा, राइट। अब दूसरी है डोज रिस्पॉन्स का फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ के साथ रिलेशनशिप। अच्छा बेटा, लोअर रेट जो होते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी के, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास कॉज कर देते हैं। जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उनकी बॉडी में ऐसी डिजीज़ नॉर्मली आ जाती हैं जो कि रिलेट हो रही होती हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ। ठीक है, एक तो है कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, उसका इंसिडेंस और मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इसी तरह डायबिटीज़ मिलेटस की टाइप 2, ओस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेनली द colons, anxiety and the depressions, cardiovascular diseases that can also involve in the factors
if we can reduce the activity level mainly in the sedentary patient, वो पेशेंट्स जो कि एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस एक्टिविटी के साथ प्रोसीड करते रहते हैं फॉर ईयर्स, उनकी बॉडी में ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसकी विगरस एक्टिविटी और मॉडरेट एक्टिविटी में हमारे पास बेटर क्या चीज़ है बेटा? इसका आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। हर एक्टिविटी पेशेंट के साथ डिपेंड कर रही होती है। अगर कोई हमारे पास कार्डिक का पेशेंट है तो उसको तो आप विगरस एक्टिविटी की तरफ प्रोसीड नहीं करोगे फ़ौरन। इसी तरह अगर कोई पेशेंट आपके पास नॉर्मली एथलीट है या क्लाइंट है, ठीक है, उसकी पहले ही बॉडी का मसल बल्क मेंटेन है, पहले उसकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन है, उसके स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल पहले ही है, उसके अंदर मसल एनर्जी टेक्निक्स जो हैं, जो मेट्स हैं हमारे पास, एटीपी लेवल जो है उसका नियर बाई 3 to 6 तक पहले ही है मॉडरेट इंटेंसिटी के लिए। तो उसको अगर आप बगैर की रेजिस्टेंस की एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करोगे तो वो ईजिली कर लेगा, उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जनरली थक रहा होगा वो करने से। जब तक उसको रेजिस्टेंस नहीं दोगे, उसके मसल्स को, उसकी बॉडी को चैलेंज नहीं दोगे, तब तक वो एक्सरसाइज प्रॉपरली प्रोसीड नहीं करेगा। इसके बाद बेटा जनरल गाइडलाइंस होती हैं हमारे पास फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, एक तो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जो होती हैं दैट कैन रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द हेल्थ इश्यूज। ठीक है, मॉडरेट एक्टिविटी, ये याद रखिएगा, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी से हेल्थ इश्यूज काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। मेनली हेल्थ इश्यूज जो रिड्यूस होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, रिस्क जो होता है हमारे पास कार्डिक अरेस्ट का, वो हायर एक्टिविटी के साथ, ठीक है, मेनली इन्वॉल्व हो जाता है। हायर एक्टिविटीज़ के साथ कार्डिक अरेस्ट का इश्यूज मैन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ओवरऑल ये रिस्क बेटा डिक्रीज होता है। एथलीट्स में डिफरेंट है, मेल में डिफरेंट है, फीमेल्स में डिफरेंट है। 3 चीज़ें हैं बेटा, एक होता है वार्म अप पीरियड, एक स्ट्रेच और द कूल डाउन पीरियड। वार्म अप पीरियड होता है वी हैव टू एक्टिवेट आवर मसल्स बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले अपने बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट कर लो, एनर्जाइज कर लो, एक्टिव करो। उसके बाद आप उन मसल्स को कंज्यूम करो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। अब मसल को वार्म अप कर लिया, उसके बाद एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। उसके बाद का रिजल्ट पीरियड आएगा कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड होता है एक्सरसाइज के एंड में। एक्सरसाइज करके फौरी एंड में आप एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके बाद एकदम ही बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स नहीं कर देते। उसके बाद एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ को मॉडरेट की तरफ लेके आते हैं, मॉडरेट से फिर उसको मिनिमाइज करते हैं नॉर्मल पे, नॉर्मल से फिर विदाउट एनी रेजिस्टेंस से, और उसके बाद फिर हम नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। अगर तो यही प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो उसके बॉडी के मसल बल्क में कोई भी ऐसी स्पाज्म नहीं क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज ना तो आपने क्रिएट विगरस एक्टिविटी से स्टार्ट करी है, ना आपने एंड विगरस एक्टिविटी करा है। आपने स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करी थी, वो स्लो एंड स्टडी उसको कूल डाउन पीरियड के बाद रिलैक्स करा है। प्रोग्रेशन में बेटा स्टार्ट में वॉकिंग हम स्टार्ट करते हैं 3 to 4 miles पर आवर, ठीक है, फिर उससे हम इंक्रीज कर लेते हैं जॉगिंग, और उसके बाद हम हाइकिंग, इस चीज़ की तरफ इंप्रूव करते हैं कि ये डिपेंड करता है बॉडी डिमांड पे। अब प्रिस्क्रिप्शन जो होता है बेटा पेशेंट्स के लिए उसमें एक तो ये चीज़ आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी वेरिएबल है। ठीक है, हार्ट का जो पेशेंट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के रिगार्ड्स में, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उनका फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन डिफरेंट होगा एक दूसरे से। हम कहते हैं स्टार्ट में मिनिमम 2 to 4 सेशंस हो पर वीक, और 2 सेशंस हो विद हाई इंटेंसिटी के साथ, और 3 to 4 सेशंस हो पर वीक, जिसमें हम गेन लेवल को, जो हमने लेवल गेन करा हुआ है उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करनी है तो करें, अगर वो पेशेंट बेरेबल है। ड्यूरेशन जो बेटा हम स्टार्ट करते हैं टोटल वर्क पर सेशन में 200 to 300 किलो कॉल्स ऑफ द कैलोरीज जो होती हैं हम उसकी वो कंज्यूम करते हैं मेनली। इंटेंसिटी में हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आउटपुट देखते हैं उसका, अगर वो 60 to 80% आ रहा है देन दैट इज़ गुड। ब्रीदिंग इश्यूज ना हो पेशेंट को तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट में रहता है। अब एक तो डायरेक्ट टारगेट्स होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टारगेट्स। जो डायरेक्ट टारगेट्स हैं हमारे पास वो टोटल हार्ट रेट जो 60 to 80% हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, अगर तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्सीजन 60 to 80% है और उस पर हम टोटल हार्ट रेट अचीव कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास और टारगेटिंग हार्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए। इनडायरेक्ट हार्ट रेट में हमारे पास हार्ट रेट रिजर्वर होता है कैवलिन मेथड में, इसमें हम स्प्रेड करते हैं हार्ट रेट को फ्रॉम द मैक्सिमम हार्ट रेट टू ऑब्टेन द हार्ट रेट। ठीक है, अब टेकिंग 60% एंड 80% ऑफ द हार्ट रेट एट ईच ऑफ द हार्ट रेट टू रेजिस्ट द हार्ट रेट टू ऑब्टेन द THR रेंज। हमारी हार्ट की जो हमने एक्सरसाइज में रेंज निकालनी है, ठीक है,
टोटल हार्ट रेट की जो रेंज निकालनी है उसके लिए हम ये स्पेसिफिक फार्मूला होता है 60 to 80% हार्ट रेट का, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा एक चीज़ तो याद रखें आपके, ये जो कैलकुलेशन है ये पेपर में मेनली एमसीक्यूज में आती हैं। अब एमसीक्यूज में आने के लिए याद क्या करना है आपने इसमें से याद करना है कि इनडायरेक्ट मेथड का नाम क्या है, कैरोमैन मेथड। उसमें हम 60 to 80% ऑफ टोटल हार्ट रेट इन्वॉल्व करते हैं। कितनी परसेंट? 60 to 80%। उसमें हार्ट रेट हम लेते हैं उसको रेस्टिंग में, और उसके बाद हम उसको ऐड कर देते हैं टोटल हार्ट रेट में। नियर बाय इस फार्मूले को याद रखिएगा और इस मेथड को याद रखिएगा कि ये हार्ट रेट कैलकुलेशन का मेथड है, ठीक है। इसके बाद बेटा VO2 का रिजर्वायर होता है हमारे पास, वो होती है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एंड द रेस्टिंग वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। मैक्सिमम से रेस्टिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सेपरेट करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन का रिजर्वायर आ जाता है बॉडी में। अब ये रिजर्वायर जो है हमारे पास हार्ट रेट का नॉर्मल रूटीन में डिफरेंट होगा और जो मैक्सिमम हार्ट रेट के साथ होगा उस रूटीन में डिफरेंट होगा। इसमें हमारे पास एरर के चांसेस भी होते हैं और हम इसमें अबाउट नियर बाय 5 to 6% एरर के चांसेस जो हैं वो नॉर्मल रखते हैं। वॉकिंग अगर किसी को सेडेंटरी लाइफस्टाइल के पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड करनी है तो 15 मिनट्स की वॉक स्टार्ट में रिकमेंड करें और फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के साथ, राइट। अगर जॉगिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी को तो उसमें हमने रनिंग के साथ साथ वॉकिंग को भी ऐड कर देना है, उसकी स्पीड इंटेंसिटी को मॉनिटर कर लेना है और उसकी जो जॉगिंग रनिंग की स्पीड है वो सपोज अगर 5 to 6 माइल्स पर एक दिन में अब ये रनिंग पहले कर रहा था तो उसके बाद यकदम उसे 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना 5 से 5 को कि आपने 5 कर लिया आप 10 से 15 किलोमीटर कर ले, इस तरह कभी भी नहीं करना। ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी रिक्वायरमेंट्स, राइट। आप उसको कहें कि थके बगैर बेटा जितना चल सकते हो, ठीक है, जिसमें फटीग नहीं होती, जितना आप आराम से चल सकते हो तो चलो। पहले टाइम का हिसाब लगाओ, उसको 10 मिनट वॉक करनी है नॉर्मली, अब 10 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग के बाद अगले दिन कहेंगे आप आज 10 मिनट नहीं करनी, आज 12 मिनट करनी है, अगर पेन के बगैर कर सकते हो तो करो। इस तरह करके पेशेंट को इनकरेज करना और वो आगे प्रोसीड करना है एक्सरसाइज के लिए। बेटा ये जो एग्जाम्पल जॉगिंग प्रोग्राम्स के लिखे हुए हैं ये आपकी बुक के पेजेस में ये सारी की सारी मैयर हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में। इनको आपने क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ इनके स्टेजेस के नाम पढ़ें कि इसकी 9 स्टेजेस हैं और हर स्टेज में हम कितनी हार्ट रेट और कितना टोटल हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज में आने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, अब एक तो फिजिकल एक्टिविटी का पायरामिड है, उसमें लेवल 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 लेवल्स हैं और 4 लेवल्स की एफिकेसी को देखना है। स्टार्टिंग में सिंपल रनिंग कर रहा है और वो सीढ़ियों को चढ़ रहा है, स्टेयर क्लाइंब्स कर रहा है। सेकंड में हमारे पास वो एरोबिक रनिंग की तरफ जा रहा है और एक्टिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है। थर्ड में हमारे पास वो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे जा रहा है और फोर्थ लेवल में ही इज गोइंग टुवर्ड द रेस्टिंग और इनएक्टिविटी और द वॉचिंग। अब ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आप देखें कि ये बंदा यहाँ पे लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी वॉक रेदर और रेडियो और क्लाइम्स डू यॉर्ड वॉकिंग, सिंपल या तो रनिंग कर रहा था या वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा था। इसके बाद इन्वॉल्व करते हुए उसने एरोबिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर लिया और गेम्स को स्टार्ट कर दिया, फिर बॉडी की स्ट्रेथनिंग और स्ट्रेचिंग पर्पस को स्टार्ट कर लिया और उसके बाद उसने अपनी बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन कर लिया। अब कुछ होते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न, एनवायरनमेंट के साथ आप लोगों की बॉडी एक्टिविटी मेंटेन रिड्यूस होती है। कुछ इन्वायरमेंट कंसर्न जो होते हैं वो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज में हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और कुछ हार्ट रेट पे वैसा इफेक्ट नहीं डालते। अब इंक्रीज जो होता है ब्लड सर्कुलेशन स्किन के साथ कब होती है, इन रिगार्ड्स टू हीट एंड ह्यूमिडिटी और एल्टीट्यूड, हाइट पे जाते जाते ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो कम होती जाती है। जब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेबिलिटी रिड्यूस होगी, इस रिगार्ड में हमारा ब्लड जो है एक्टिविटी करने के लिए प्रॉपरली ऑक्सीजन गेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें जो एक्सरसाइज की कंडीशन होगी वो डिफरेंट होगी। अब एडवर्स इन्वायरमेंट में जो एक्सरसाइज की कंडीशन है वो डिफरेंट है। कोल्ड की टिपिकल स्टेट में हमारे पास वी हैव टू ड्रेस अप्रोप्रिएट, अवॉइड द डेंजरस कोल्ड विंड कंडीशंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि इन कंडीशंस को अवॉइड करना लाजमी है। अगर आप ऐसी कंडीशंस को अवॉइड नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को कोल्ड इन्वायरमेंट वार्म अप करना स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी के मसल्स में स्पास्टिसिटी आ जाएगी, उनमें फटीग हो जाएगी, मसल में स्पाज्म हो जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ तक तो आप लोगों ने एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर है वो कंप्लीट है।
इसमें मैंने 3 से 4 बातें लीव आउट करी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अभी जो मैंने पीपीटीज पढ़ाई हैं इसमें से मैंने 4 से 5 स्लाइड्स लीव आउट करी हैं। आपका रिगार्ड ये है कि आपने इस चैप्टर को बुक से पढ़ना है, ठीक है। और बुक से पढ़ने के बाद जो बातें मैंने इसमें लीव आउट करी हैं पहले तो आप उसे मेंशन करें कि वो कौन सी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे इन आवर जूम क्लास।